Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss thermochemistry. थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये देखा जाए तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। थर्मोडायनेमिक्स के मैंने आपको बहुत से वीडियो डाल रखे हैं जो नीट के लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा थर्मोकेमिस्ट्री। तो सुनो दोस्तों, थर्मोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलरली ये एक्चुअल में देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स की एक छोटी सी ब्रांच है, अलग से बोलना चाहो तो, जिसमें पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन की हीट की स्टडी की जाती है। यानी क्या करते हैं आप इसके अंदर, किसी रिएक्शन की हीट की स्टडी की जाती है। अब आप ध्यान से सुनो हमारी बात, जिस स्टडी की जाती है उस एपरेटस को कहते हैं कैलोरीमीटर। जिसमें हीट, केमिकल रिएक्शन की हीट के बारे में स्टडी की जाती है, उस एपरेटस का नाम है कैलोरीमीटर। ठीक है, ये कैलोरीमीटर दो तरह के बने होते हैं जो जनरली अवेलेबल होते हैं। एक तो जो कांस्टेंट प्रेशर, जिनमें कांस्टेंट प्रेशर रखा जाता है उनको कहते हैं कप कैलोरीमीटर, और जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उनको कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक तो कप कैलोरीमीटर, क्या खास बात होती है, पी प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर। तो आप ध्यान रखना कि कांस्टेंट जो प्रेशर है उस पर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी चेंज के। ध्यान रखें आप, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सी बात बता रखी है। और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, जिनमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है, उसके अंदर जो हीट होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ये तो इसका था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि साहब कैलोरीमीटर एक एपरेटस का नाम है जिसमें आप रिएक्शन की हीट की स्टडी करोगे। दो तरह के होते हैं, एक कप कैलोरीमीटर और एक होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। आगे सुनो अब आप ध्यान से सुनो, सुनते जाओ। पहले इंट्रोडक्शन आपको इन दोनों में, ये दोनों एनर्जी में रिलेशन था। थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी। अब जब किसी रिएक्शन के लिए इसमें चेंज निकाला जाएगा तो मैं बोल देता हूं चेंज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट पी एंड टी। किस पर होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, इसलिए पी कांस्टेंट और इसको बोल देता हूं चेंज इन वॉल्यूम या V2 माइनस V1, पी डेल्टा वी। इसको आगे और मैं ऐसे लिख सकता हूं PV2 माइनस PV1 इन केस ऑफ रिएक्शन। मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन की, ध्यान रखना। इन केस ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड हैज PV2 रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड PV1 रिलेटेड टू रिएक्टेंट। ये फाइनल प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो आप इसको लिख सकते हो N2RT बिकॉज temperature is also constant for a chemical reaction but changes number of moles of reactant and product may be different. So N2RT minus N1RT. Therefore we finally write enthalpy of reaction equals to internal energy change of the reaction plus delta Ng RT, where delta Ng क्या चीज है बताओ मुझे, क्या है डेल्टा Ng, चेंज गैसियस प्रोडक्ट के मोल N2, गैसियस प्रोडक्ट के मोल और गैसियस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस डेल्टा Ng। अब कई रिएक्शन आप कहते हो साहब कौन सी में डेल्टा Ng ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप डेल्टा Ng की वैल्यू चेक करके और इसमें डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन भी निकाल सकते हो। ये रिलेशन आते रहते हैं, आपको समझा दो, कई बार पूछे हुए। तो डेल्टा आप ऐसे बोल सकते हो, ये कब है हीट, बोलो कांस्टेंट प्रेशर पर, ये हीट कब है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, प्लस डेल्टा NgRT, ये रिएक्शन का है। तो कई बार ऐसे पूछते हैं कि इन विच रिएक्शन डेल्टा H एंड डेल्टा U मे बी ग्रेटर और इक्वल और मे बी लेस देन, तो आप डेल्टा Ng चेक कर लेना। जैसे देखो एक रिएक्शन है गैसियस इक्वेशन, तीन रिएक्शन बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। 2HI, डेल्टा Ng कितना हो गया, 0। इफ डेल्टा Ng देखो दिस रिएक्शन में इज 0, it means Qp equals to Qp, और we can say delta H reaction equals to delta U reaction, and इसी तरह से आप और में निकाल सकते हो डेल्टा Ng की वैल्यू देख के। ठीक है, इनमें बराबर होगा। यदि किसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है
डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब आप इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तब जाके इसकी इक्वल हो रही है। इट मींस क्यूपी ग्रेटर देन क्यूवी और डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, ऐसे बोल सकते हो। यदि आपके पास में डेल्टा एन जी नेगेटिव है, यदि रिएक्शन में डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसका मतलब आप इस वैल्यू में से कुछ वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी टेम्परेचर पर जब जिसकी इक्वल हो रही है। इट मींस क्यूपी लेस देन क्यूबी और वी कैन से डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो बात हो गई साहब मेरे पास में इसका इंट्रोडक्शन जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, सुनो, अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। क्या बात कर रहा हूं सुनिए ध्यान से। थर्मोकेमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो उसमें जितनी भी स्पीशीज हैं, रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, उन सब का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है मतलब। और आप ध्यान रखें कि कांस्टेंट पी और टी पर जो रिएक्शन होती हैं उनके अंदर जो हीट एक्सचेंज है वो क्यूपी जो मैं बोल रहा हूं वो किसके बराबर होता है, एंथैल्पी चेंज के। हर सब्सटेंस की एंथैल्पी स्पेसिफिक होती है, विशेष होती है, ठीक है। उसके पास जो एंथैल्पी कंजर्वेटिव, ठीक है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। इसलिए देखो एक बार ध्यान से, जैसे किसी कंपाउंड की या सब्सटेंस की लिखनी है तो पहले तो आपको मोल उसका अमाउंट बताना पड़ेगा, मोलर एंथैल्पी। फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे H2 की लिखनी थी, H2 की या H2O की, सपोज H2O की लिखनी थी तो मुझे इसकी स्टेट बतानी पड़ेगी। बोले साहब लिक्विड स्टेट है, समझ गए। फिर मुझे इसका टेम्परेचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना पड़ेगा केल्विन में, और फिर लिखना पड़ेगा इसका प्रेशर। यानी आपको एक बार देख लो, किसी भी स्पीशीज में भी, एटम में भी, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, उसके पास में स्पेसिफिक हीट कंटेंट होते हैं। उसके हीट कंटेंट को मोलर हीट कंटेंट ऐसे लिखा जाता है। एक तो आप लिखेंगे एक मोल के लिए उसकी स्टेट बताएंगे, फिर टेम्परेचर और फिर प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन में ध्यान से सुनो, एट स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रेशर लिया जाता है 1 बार। स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर होता है 1 बार और यहाँ पर नोट लगा के लिख देते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O, तो H2O के स्टेट बताएंगे लिक्विड और टेम्परेचर स्पेसिफाइड। यदि कुछ भी नहीं दे रखा हो आप समझ लो, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द टेम्परेचर देन बी टेकन 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कोई टेम्परेचर आपको गिवन नहीं हो तो पर्टिकुलर कितना लिया जाता है, 298 केल्विन। और उस समय ये जो मोलर आपके पास में हीट कंटेंट है उसको क्या कह दिया जाता है, स्टैंडर्ड एट 1 बार प्रेशर। स्पेसिफिक प्रेशर को मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई साहब मेरे पास में हीट कंटेंट की। अब सुनो एक छोटी सी बात, अब छोटा सा पॉइंट सुनो हमारी बात। देखो इसमें कुछ डेफिनेशन थे जो आपको आनी बहुत जरूरी है। एक डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब सुनना, या कई बार इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह देते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह देते हैं। एक तो एलिमेंट के लिए और एक कंपाउंड के लिए, समझो आप ध्यान से, फॉर एलिमेंट एंड फॉर कंपाउंड। सुनिए ध्यान से, दोनों के लिए समझाता हूं। एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन सुनो, एक्सेप्टेड बाय कन्वेंशन है, ध्यान रखना आप, ठीक है, मानी हुई परिभाषा है या जो प्रचलन के अनुसार है। एलिमेंट के लिए सुन लो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एलिमेंट एज्यूम टू बी 0। किसी एलिमेंट की जो सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा मिलती है नेचर के अंदर, स्टेबिलिटी से आपको मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा मिलती है जो मोर कॉमन है, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन एज्यूम टू बी 0 या एक्सेप्टेड टू बी 0। तो कितनी एक्सेप्ट की हुई है, 0 एक्सेप्ट की हुई है उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन। किसके लिए, मोस्ट कॉमन फॉर्म के लिए। और उस मोस्ट कॉमन फॉर्म को थर्मोडायनेमिक्स में सबसे मोस्ट स्टेबल बोला गया है। यानी थर्मोडायनेमिक क्या है, वो मोस्ट स्टेबल। जैसे मैं आपको एक बात समझा दूं एलिमेंट के लिए, देखो इधर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन
ऐसे भी लिख देते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं, फॉर्मेशन और यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा देते हैं। ठीक है, मैं जनरली जैसे ऐसे लिखता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एलिमेंट के लिए कितनी मान रखी है ये वैल्यू, हमने कन्वेंशन से बोल रहा हूँ, एज्यूम टू बी 0। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बन के बहुत से एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किसकी है कार्बन में, ग्रेफाइट की, कितनी एज्यूम कर रखी है आपने, 0। इसी तरह से मरकरी की बात करते हैं, मरकरी मेटल है और स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल कंडीशन में कैसे मिलता है, लिक्विड में, तो क्या मान रखी है आपने इसकी, 0। इसी तरह से सल्फर के बहुत से एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो सल्फर में जो रोम्बिक सल्फर है, क्या बोलते हैं उसको, रोम्बिक सल्फर। इसको आपको बता दूं अल्फा सल्फर भी कहते हैं, इसके एलोट्रॉप को क्या कहते हैं, अल्फा सल्फर, इसकी 0। इसी तरह से फास्फोरस की भी बहुत से फॉर्म होती है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसकी एज्यूम कर रखी है 0, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, ब्लैक भी, व्हाइट की क्या मान रखी है हमने, 0। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखना कि ये जो H+ आयन है एक्वस में, इसकी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन एज्यूम टू बी 0। तो आप ये ध्यान रखना, ये तो बात कर दी मैंने एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए किसकी मानते हैं, जो नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है, जिसको मोर कॉमन कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन टेकन टू बी 0। अच्छा, अब बात करते हैं किसी कंपाउंड के लिए, अब किसी का बात करेंगे किसी कंपाउंड के लिए। अब आप समझना, देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूं किसी कंपाउंड के लिए, आप सुनो तो मेरी बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की बता रहा हूं, चेंज इन एंथैल्पी इन विच फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड एट स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट। हिंदी में मतलब ये हुआ कि 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किससे फॉर्मेशन, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट है उनकी मानक अवस्था से बनना चाहिए। इसमें जो चेंज होता है उसको कह देते हैं अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, रुको यहाँ पे, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन आप CO2 की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो ध्यान से सुनो, CO2 की स्टैंडर्ड स्टेट होती है गैस, पहली बात, जिसमें 1 बार का मतलब जहां पे मिलता है 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, कुछ भी नहीं मेंशन हो तो, किससे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, एक तो कार्बन है, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड ग्रेफाइट, और एक क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन, कौन सी फॉर्म है इसकी, CO2 गैस में। इसमें जो चेंज होगा उसको कहेंगे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, देखा आपको समझा देता हूं, ध्यान रखना, आप लिख रहा हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, आप समझना ध्यान से, टेम्परेचर 1298 केल्विन है, इक्वल्स टू, इसकी इक्वेशन समझो, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2, 1 मोल माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं अपॉन माइनस मोलर एंथैल्पी स्टैंडर्ड में ऑफ ग्रेफाइट, ऑफ क्या लिखेंगे आप, ग्रेफाइट, माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर एंथैल्पी ऑफ O2 गैस, O2 गैस। ध्यान रखना ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, वो तो फॉर्मेशन बोल रखा है, तो मैंने एक इक्वेशन लिख दी ऐसे। अब आप देख रहे हैं इसको, एक खास लाइन आपको समझाऊंगा, ये मेरे पास में थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, ऐसे कैलकुलेट करोगे आप, यानी जो भी एक इक्वेशन लिखोगे 1 मोल के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और समझाता हूं आपको, सुनना आप, एक और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO, ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO। अब मैं बात कर रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO, तो CO के लिए भी 1 मोल में लिखूंगा, ठीक है, गैस में मिलता है, स्टैंडर्ड का मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट बताऊंगा, ग्रेफाइट लूंगा 1 मोल, और क्या करूंगा, उसको 1 मोल रखना है, यहाँ पर क्या लोगे, हाफ मोल O2, क्या लोगे, हाफ मोल O2। अच्छा, फिर लिखोगे साहब इस रिएक्शन की, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO गैस के लिए इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, 1 मोल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर एंथैल्पी ऑफ CO माइनस प्रोडक्ट लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट माइनस हाफ, या लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये लिख लेंगे साहब आप।
तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनिए आप, ये इक्वेशन 1 हो गई, एक इक्वेशन हो गई मेरे पास में 2। देखना जो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बता दिया था एक लाइन, आप ध्यान रखना ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। क्या है ये? स्टैंडर्ड कंडीशन में इस ग्रेफाइट की मोलर हीट कंटेंट या मोलर एंथैल्पी नॉट जीरो, नॉट जीरो। अच्छा अब सुनो, अब साहब मैंने एक रिएक्शन लिखी, ध्यान से देखिए। अब एक रिएक्शन लिखी मैंने आपको, क्या रिएक्शन लिखी देखो, बोले साहब इस रिएक्शन की, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ये रिएक्शन थी आपके पास में, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और CO2 का फॉर्मेशन हुआ। बोले साहब आप तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी बता दो कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, ठीक है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे, देखो इधर ध्यान से, क्या बोलोगे, ध्यान से देखिए। मोलर, एक मोल है, मोलर हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस, माइनस ध्यान से देखना, मोलर, एक मोल है, मोलर एंथैल्पी ऑफ CO गैस माइनस मोलर हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ O2 गैस। कितना है इसके अंदर? हाफ, तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ, यहां तक लिख दिया। अब समझना आप, अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, आप देख लो एक बार ध्यान से। एक तो इस CO2 की वैल्यू करूंगा पुट। अब जब मैं CO2 की वैल्यू करूंगा ना इस इक्वेशन में, देखना क्या है ये वैल्यू, एक बार देख लो। जब CO2 की वैल्यू पुट करूंगा तो एक बार यहां पे सॉल्व कर देता हूं इस वैल्यू को। ये है साहब आपके पास में स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट प्लस स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ O2 गैस, ठीक है, O2 गैस। ये चीज है, ये मैं आपको लिखूंगा इस जगह। इसी तरह से CO की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, आप CO की भी वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे। CO की भी क्या वैल्यू है आपके पास में, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ CO, और वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, आगे नेगेटिव साइन है। तो जब दोस्तों इस वैल्यू को आप पुट करेंगे, एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लो, और जब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखना, आपको समझा देता हूँ। ये वैल्यू यहाँ से पुट करनी है आपको, ये मैंने आपको निकाल दिया, और जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में किसी रिएक्शन की जो हीट है वो ऐसा आएगी, क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या आएगी देखना, क्या आएगा, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ CO। आप चेक कर लें, आपके पास में ये रिजल्ट आएगा, इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या कंक्लूजन हुआ देखो, अब आपको समझा देता हूं। जब मैं किसी रिएक्शन की बात करता हूं, यहां पर देखना CO2 क्या चीज है, यहाँ प्रोडक्ट, और CO क्या था यहाँ पे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ऑक्सीजन भी था लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में ले रखा था तो उसकी होती है जीरो। तो अब आप इस इक्वेशन से थोड़ा देख लो, इस बार वैल्यू पुट करके भी देख लेना। तो इस इक्वेशन से आप एक चीज बता सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब बात की जाए तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी, किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं, इसकी स्टोइकोमेट्री को ध्यान में रखते हुए लिख देता हूं। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट समेशन, ऐड कर लेना जितने भी है मोल के साथ, मोल के साथ। यहाँ पे एक मोल था इसलिए यहाँ पे ऑप्शन का हाफ मोल था ना, इसलिए मैंने हाफ लिखा था। तो क्या लिख रखा है, समेशन कर रखा है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस आपके पास में एक ये मैंने रिलेशन या एक इक्वेशन ला दी, इसको समझा के, जिससे आप किसी भी रिएक्शन की हीट कैलकुलेट कर सकते हो या एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो सुन लो, क्लियर करना चाहता हूं, सुन लीजिए कि साहब ये जो आपके पास में ना एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में साहब ये सबके लिए जीरो होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इस बात को समझो आप कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है, समझ गए ना। तो सुनिए देख ध्यान से, एलिमेंट जैसे मैं आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन ही बता देता हूँ, सुनो। जैसे एक तो मैंने बोला था O2, एक बोला मैंने ओजोन, ये भी गैस है और ओजोन भी गैस है। तो सुनो, बाई डेफिनेशन एलिमेंट की जो मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, उसकी तो बोली जाती है जीरो, इसलिए इसकी तो एंथैल्पी फॉर्मेशन है जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन O2 की तो क्या लिखोगे आप, जीरो। अब इसकी जीरो नहीं,
जब आप देखो इसकी मैं कहता इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो इसके एंथैल्पी फॉर्म ये तो कंपाउंड भी हुए, तो कंपाउंड है तो 1 मोल बनाओगे, डेफिनेशन ये किससे बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट से बनाओगे, ऑक्सीजन है, इसको 1 मोल बोल के बैलेंस करना है, बोले ऐसे ही स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब जब आप इसकी बात करोगे, ध्यान से देखो, इस रिएक्शन ही हो गई है, तो इसका हीट कंटेंट ओजोन माइनस इसका हीट कंटेंट मोलर है O2, कितने मोल ले रखे आपने, 3/2। अच्छा ये तो क्या मान रखी है आपने, 0। और आप देखना इस O2 के कंपैरिजन में ओजोन कम स्टेबल होती है, उसका हीट कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन किस साइन के साथ आएगी, पॉजिटिव, प्लस में वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और समझाता हूं, ठीक है। इसी तरह से वैसे जितने भी ज्यादातर जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन नेगेटिव में होती है। जैसे समझो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ किसी आयोनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, किसमें आती है, नेगेटिव में, कंबशन ही तो है, हीट बाहर निकलती है, सोडियम NaCl वगैरह सबकी। तो जो ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन किस साइन के साथ होती है, नेगेटिव। लेकिन कुछ कंपाउंड है जिनकी पॉजिटिव भी होती है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। देखो देखिए आप ध्यान से, बहुत से कंपाउंड हैं सब में नेगेटिवली पॉजिटिव, जैसे आपको ओजोन की बताई। इसी तरह से जैसे ये आपके पास में निकोजन के हैलाइड्स है ना, इसमें इसकी तो होती है नेगेटिव। कल परसों मैंने आपको एक पी ब्लॉक के लेक्चर डाला था, उसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी तो किसमें, नेगेटिव में, 46 किलो जूल पर मोल। और बाकी जो नाइट्रोजन के इस फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, जैसे आर्सेनिक हाइड्राइड है, नाइट्रोजन फास्फोरस है, एंटीमनी है, सब की प्लस में, इस फैमिली में क्या होती है, सबकी प्लस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। ठीक उसी तरह से आपको हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में बताऊं। देखो इधर हाइड्रोजन हैलाइड HF, HCl, HBr, HI, इनकी तो होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, ये तो होती है नेगेटिव साइन, और HI की साइन के साथ होती है पॉजिटिव, यानी इसका फॉर्मेशन कैसा था, एंडोथर्मिक। और एक खास एग्जांपल बताता हूं आपको, ये जो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स है ना, देखो विद कंडीशन समझना। पहला ऑक्साइड लाफिंग गैस में रहता है, NO ये स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा N2O3 ये भी गैस में, NO2 ये भी गैस में। इन चारों की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन विद पॉजिटिव साइन, और ये जो N2O4 है ये डाइमेराइज हो जाता है ना लिक्विड में, तो इसकी आती है नेगेटिव। और इसका एक ऑक्साइड है N2O5 जो सॉलिड में मिलता है, उसकी भी होती है नेगेटिव, उसकी भी नेगेटिव। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है, कोई जरूरी नहीं है ऑलवेज नेगेटिव ही हो, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर एलिमेंट या कंपाउंड के लिए भी बात कर सकते हो आप, समझ गए। जैसे अभी मैंने ओजोन की बात की आपसे, मैंने इन कंपाउंडों की बात की। इसी तरह से देखो आपको समझाता हूं, थर्मोडायनामिक्स में भी एक क्वेश्चन आता रहता है उसका, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड स्टेट में है, इसकी भी एंथैल्पी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव। इसी तरह से HCl गैस में भी लिक्विड में भी दोनों में पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे। और किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी तो उसका एक फॉर्मूला। फिर एक लाइन और सुनो, और बात सुनिए आप ध्यान से। रिएक्शन की जिस तरह की रिएक्शन होगी उसके बेस पे इस रिएक्शन के नाम दिए जाते हैं एंथैल्पी के। सपोज जैसे कंबशन की रिएक्शन है तो आप क्या लोगे, इट इज नोन एज कंबशन एंथैल्पी, आप समझो इसको। तो क्या कहते होगे आप इसको, कंबशन एंथैल्पी। सपोज हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे दोगे, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी या हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस तरह से। इसी तरह से सपोज मान लीजिए ये न्यूट्रलाइजेशन की है तो क्या बोल दोगे आप, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एटोमाइजेशन की है, एटोमाइजेशन समझते हो ना, सब्लिमेशन टाइप का, गैस में रहता है तो इसको क्या बोल देते हैं, एटोमाइजेशन। ये वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्शन के बेस पे ये नाम दिए जाते हैं अलग अलग, और इसको डिफाइन किया जाता है विद 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। किसके रिएक्शन में, 1 मोल। जैसे आप बोलते हो कंबशन हीट, तो ये अंडरस्टूड है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कितना रिएक्टेंट लेना है, 1 मोल। 1 मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बाय विच बर्निंग टेक्स प्लेस।
बाय विच इट चेंज इनटू देयर ऑक्साइड्स, जैसे आप बर्निंग में ऑक्सीजन एक्सेस में लेते हो, एंड हेंस इज नोन एज कंबशन एंथैल्पी। ठीक उसी तरह से बोले हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, तो आपको 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है। आप ध्यान रखना क्या लेना है आपको, 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये कितने मोल जुड़ता है उससे मतलब नहीं है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो 1 मोल एसिटिलीन के हाइड्रोजनेशन में जो हीट बाहर निकलती है हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। इसी तरह से कोई बेंजीन की बात करता है तो ये 1 मोल चाहिए, आपको ध्यान रखें, चाहे ये आपको कितनी जरूरत पड़े। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कितना लेना है, 1 मोल। ठीक उसी तरह से आपको समझा दूं न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की भी बात नहीं कर देता, उसकी डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान रखें। न्यूट्रलाइजेशन की 2 डेफिनेशन है, आपको बता दूं, एक ही लाइन वैसे तो यदि आप बोलना चाहते हो, देखो इधर 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, देखना क्या बोल रहा हूं, 1 मोल ऑफ H प्लस आयन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ OH आयन, then heat evolved is known as neutralization enthalpy। अब मैं दूसरी तरह से बोल सकता हूं, अब मैं H प्लस आयन OH आयन में बोल के क्या बोल देता हूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब पता नहीं उसके अंदर कितने हैं, जैसे मैंने H को तो 4 ले लिया तो 2 बार माइनस होगा, तो इसलिए ऐसे बोल देता हूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस, then heat evolved during the process is known as न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। तो यदि पॉलीप्रोटिक एसिड हो ना, पॉलीप्रोटिक या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, तो ध्यान रखें इक्विवेलेंट टर्म काम में लेंगे, और यदि मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोप्रोटिक एसिड है तो आप इक्विवेलेंट और मोल बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास में इसकी डेफिनेशन थी जो आपको कैलकुलेट करने में काम आएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं आपको देखो एक क्वेश्चन समझाता हूं छोटा सा, सुनो देख ध्यान से। सपोज मुझे बात करनी थी आपको कि साहब ये रिएक्शन है कंबशन एंथैल्पी की, मीथेन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से, और साहब ये बन गया आपके पास में CO2, और क्या बन जाएगा H2O। रूम टेम्परेचर पर या 298 केल्विन है यदि, तो इसको लिक्विड लिखोगे, इसको गैस, ये भी गैस ही होती है और ये भी आपके पास में गैस होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, बोले साहब आप क्या करो, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, कंबशन कहते हैं। उसके लिए गिवन डेटा देखो, आपको बताता हूँ। एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस के अंदर -75 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 -393 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड -286 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन की 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, इसको कंबशन, इसलिए कंबशन हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हो, या किसी हीट ऑफ कंबशन को हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक हेस लॉ और समझाता हूं आपको। हेस लॉ पता है क्या कहता है, हेस लॉ कहता है कि किसी टेम्परेचर पर गिवन रिएक्शन की हीट कांस्टेंट होती है, किसी टेम्परेचर पर गिवन रिएक्शन की हीट कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे रिएक्शन को एक स्टेप में करो या मोर देन 1 स्टेप में। इसको कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। जैसे मैं यही कह रहा था, देखो ध्यान से, बोले साहब ये रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में। किसी टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की, किसी टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की हीट कंटेंट कांस्टेंट है, x वैल्यू है। इफ रिएक्शन मे बी कैरिड आउट इन सिंगल स्टेप और इन मोर देन 1 स्टेप। एक तो यही तरीका किया, और एक मैं इसको बोलता हूं साहब पहले इंटरमीडिएट x बना, फिर y बना, फिर z बना। इसके हीट कंटेंट रिएक्शन था 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। यदि आप इन तीनों को ऐड करोगे, स्टेप फर्स्ट की हीट रिएक्शन, स्टेप सेकंड की हीट ऑफ रिएक्शन और स्टेप थर्ड की हीट ऑफ रिएक्शन, यदि आप इसको ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आएगी, x के। इसी को कहते हैं हेस लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि टेम्परेचर वेरी करने से, टेम्परेचर बदलने से या वेरिएशन से कई बार हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। देखो उसको, इसको किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं। कैसे होगी वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो एक लाइन देखिए, सपोज ये मेरे पास में कोई रिएक्टेंट था, आप समझ लो ये कोई रिएक्टेंट था, किस में कन्वर्ट हो रहा था, ये प्रोडक्ट में। मैं बोलूं साहब मुझे इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी बताओ किसी टेम्परेचर पर, तो आप तो ऐसे ही बोल देते हो 1 मोल है। आज बैलेंस करके लिखता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज ये मैंने बैलेंस किए, तो आप पता क्या लिखते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात यदि करूं तो गिवन में जैसे भी ये स्टैंडर्ड की, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, इसकी मोलर, उसकी क्या लिख दोगे, मोलर एंथैल्पी ऑफ बी। कितने मोल बैलेंस रिएक्शन में, 3 पार्ट मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, माइनस
स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख देंगे मोलर हीट कंटेंट या एंथैल्पी ऑफ स्पीसीज। एक कितने बैलेंस रिएक्शन में 2, यानी इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके 3 बनते हैं, ऐसे करते हैं आप, ठीक है। अच्छा फिर आपको अच्छा टेम्परेचर के साथ यदि वेरिएशन होता है तो मैं आपको बता रहा था कि यदि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है, कई बार होता है, मैं आपको समझा देता हूं, तो रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है। देखो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, इस रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो कर रहा हूं मैं, डेल्टा एच रिएक्शन डिवाइड बाय dt, तो मैं इसका वेरिएशन निकाल रहा हूं टेम्परेचर के साथ। 3 तो कांस्टेंट है, आप बोलेंगे डेल्टा एच बी है यहाँ पे अपॉन dt माइनस 2 कांस्टेंट है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ ए, जैसे यहाँ भी बी थी, डिवाइड बाय टेम्परेचर। अब आपको पता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर इज नोन एज सीपी। याद करो, एंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर चेंज, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज सीपी। तो पता है मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मोल है, तो ये तो हो गई किसकी, सीपी ऑफ बी, समझना, माइनस ये क्या हो गई 2 मोल है, ये तो मोल थे उसके 2 तो, और ये क्या हो गई सीपी ऑफ ए। रिएक्शन को देखो, बी इज ए प्रोडक्ट एंड ए इज ए रिएक्टेंट, तो मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूँ, इसकी सीपी जो भी मोलर है मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको लिख देता हूँ डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकता हूं इसको, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन। अब मैं ध्यान रखना क्या बता रहा हूं कि किसी गिवन टेम्परेचर पर रिएक्शन की हीट कांस्टेंट होती है, लेकिन ये हीट टेम्परेचर वेरिएशन के साथ बदल सकती है, जिसको किरचॉफ लॉ कहेंगे, वही निकाल रहा हूं मैं आपको। तो मैंने एक जनरल सी इक्वेशन लिखी, जैसे आपको मैंने समझा रहा है ऐसे लिख दी आपने, वैल्यू तो लिखते हो फॉर्मेशन की, पहले एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, ऐसे करते हो। अब बात करते हैं, देखो अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, आपको देखना, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देता हूं। तो चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा सीपी रिएक्शन इनटू dt, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कंडीशन यहां से भी 2 कंडीशन, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट इफ Cp इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, जब थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था ना Cp Cv टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर पर यदि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गई तो Cp और Cv बदल जाती हैं। यदि हाई टेम्परेचर हुआ और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो गई तो Cp और Cv चेंज हो जाएंगी। तो 2 कंडीशन है कि इस गिवन टेम्परेचर रेंज में हो सकता है Cp इंडिपेंडेंट हो। पहला केस Cp इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, पहला केस इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। यदि ये इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो इंडिकेट करना है मुझे। अब इसको टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था सपोज T1 और फाइनल टेम्परेचर है T2, तो इसको मैं निकाल देता हूं, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा H रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा H रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू, इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगी डेल्टा Cp रिएक्शन और साहब ये लो T2 माइनस T1, ये लो, इसको क्या कहते हैं आप, किरचॉफ इक्वेशन। केस फर्स्ट में क्या है, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन केस फर्स्ट। क्या केस था, Cp इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जैसे मैं आपको एक इसका छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, देखो इधर सुनो। बोले साहब ये रिएक्शन है, देखिए इधर N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 moles of ammonia and at 500 Kelvin the enthalpy of reaction is minus 46 kilojoule per mole, minus 46 kilojoule per mole. Find out enthalpy of the reaction at 800 Kelvin। क्वेश्चन देख लो, इसी रिएक्शन की आपको क्या फाइंड करनी है, एंथैल्पी कितने पर, 800 केल्विन पर। आपको बोलते हैं साहब इस टेम्परेचर पर इनकी Cp लिख देते हैं, Cp ऑफ अमोनिया H2N2 ऐसे दे देंगे। देखो इधर Cp दे दिए, सपोज मैंने अमोनिया की दे दी 35 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी दे दी साहब N2 की, इसकी लिख दी 30, ऐसे बता रहा हूं, इसके लिख दिया 29। तो आप क्या करोगे, डेल्टा Cp रख दोगे, ये रहा फॉर्मूला, टेम्परेचर पर तो ये डिपेंड कर ही नहीं रही, तो आप इसी फॉर्मूले में रख दोगे। डेल्टा Cp कैलकुलेट करने का ये देखो यहाँ पे लिखोगे, अमोनिया की Cp कितनी है 70 हो गई 2 की, माइनस
H2 N2 की Cp कितनी बोली थी 30, H2 की कितनी थी 29, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आपके पास में हो गया डेल्टा Cp। टेम्परेचर लिख रखा था 800 और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 500, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ये लो साहब एक आंसर आ गया आपके पास। दूसरा केस इंपॉर्टेंट, अच्छा ये जो पहला केस था ना ये किरचॉफ, आपको बता देता हूं नीट, ये पहला केस नीट और जेईई मेन के लिए है। नीट और किसके लिए जेईई मेन के लिए यहां तक पूछ सकते हैं। हाँ यदि जेईई एडवांस आ गया, जेईई एडवांस में टेम्परेचर का कौन आ गया तो केस सेकंड हो सकता है, जनरली आते रहते हैं एडवांस में। उसमें क्या है ये जो सीपी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ एक्टिव हो जाती है और इस तरह से लिखी जाती है। केस सेकंड बता रहा हूं, इफ सीपी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यदि सीपी टेम्परेचर पर डिपेंड कर गई, केस सेकंड है सीपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे लिखी जाती है किसी सब्सटेंस की सीपी जब टेम्परेचर पर होती है। यहां लिख देते हैं 4T प्लस 2.5 T प्लस 0.08 T2 स्क्वायर प्लस और कुछ लिख देते हैं 0.05 T3 स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी ऐसे लिखी जाती है किसी सब्सटेंस की सीपी जब टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है A प्लस BT प्लस, ऐसे कुछ भी कोई दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इस तरह से कहीं भी प्लस माइनस कुछ भी, इसी तरह से ऐसे लिख दी जाती है किसी सब्सटेंस की सीपी टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। तो कैसे निकालोगे वो देखो, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे अभी आपको मैंने इसी एक इक्वेशन लिख रखी थी उसी में लिख देता हूँ। सपोज ये एक छोटी सी इक्वेशन थी, ए कन्वर्ट हो रहा था बी में और मैंने बोल दिया था ए की सीपी, देखो सीपी ऑफ ए इन गिवन टेम्परेचर रेंज, ऐसे लिख दिया मैंने 4T प्लस 2.5 इंटू टी प्लस 0.08 इंटू टी स्क्वायर। इसी तरह से मैंने लिख दिया सीपी बी का। इसी तरह से कोई वैल्यू लिख दी, ऐसे लिख दिया सपोज ये भी 25 प्लस 2.7 टी प्लस 0.03 टी स्क्वायर, बोले साहब ये इनकी सीपी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डेल्टा सीपी निकालोगे क्योंकि वो भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आप सुन लो, आप मैं ये जो वैल्यू दे रखा है ना इसको इसी टर्म में लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, ये लिख दिया कांस्टेंट ए, ये लिख दिया साहब बीटी और ये लिख दिया मैंने आपको टी स्क्वायर, ठीक है बीटी, और ये कोई कांस्टेंट लिख दिया सी टी स्क्वायर ए की। इसी तरह से मैं आप क्या करूंगा यहाँ पर, ये तो ए की लिख दी फिर बी की लिखूंगा, बी की भी क्या लिखूंगा, बी की उसी तरह से लिखूंगा ए प्लस बीटी प्लस सी टी स्क्वायर, इस तरह से मैंने बी की लिख दी। इन दोनों को मैं चेंज निकालूंगा, डेल्टा सी पी निकालने ना, यदि मोल दे रखे हो ना 2 3 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास में डेल्टा सी पी टेम्परेचर डिपेंडेंट के साथ सपोज ये आई ए डैश प्लस बी डैश टी प्लस सी डैश टी स्क्वायर, ये आ गई। अब आप सुनो, ये आपकी आपके पास में डेल्टा सी पी। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, देखिए तो आप बोलोगे चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहां लिखोगे डेल्टा सीपी था, ये डेल्टा सीपी, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं क्या है ए डैश प्लस बी डैश टी प्लस सी डैश टी स्क्वायर इनटू क्या करना था dt इनटू dt। अब एक एक सोल्व करके आप आराम से आपका आंसर निकाल लेंगे। एडवांस के लिए मैं बता रहा था क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो ये तो वही हो जाएगा कि सब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू, अब सोल्व करेंगे ए डैश इंटू T2 माइनस T1, इंडिकेट करते जाओ इसके साथ। यहां बोलेंगे बी डैश अपॉन 2 इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, देखते जाओ dt के साथ करते जाओ उसको। इसी तरह से क्या बोलेंगे कांस्टेंट है c डिवाइड बाय 3, फिर क्या बोलोगे T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब एंड सो ऑन। बस आंसर। एडवांस के लिए ध्यान रखना दोस्तों, वैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये मेरे पास में क्या था किरचॉफ लॉ। तो आज मैंने आपको समझा देता हूं, इंट्रोडक्शन टाइप का बताया थर्मोकेमिस्ट्री में। एक लेक्चर और लूंगा, जिस एक लेक्चर में आपको बहुत सी कैलकुलेशन बताऊंगा, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह और समझाऊंगा कि बॉन्ड एंथैल्पी से कैसे किसी रिएक्शन की हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ डेफिनेशंस कि सब्लिमेशन क्या होता है, एटोमाइजेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन आपको समझाई दिया। फिर भी इनके साइन कि एक्चुअल में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको साइन बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसी तरह से बहुत सी बातें मैं अगली क्लास में और करूंगा। थैंक यू। ओके।